हाँ, तो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट टॉपिक हमने चुना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर में। व्हाट इज प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट? प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल and other surroundings in which the project idea germinates, is structured and lead to success or failure। यानी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट से तात्पर्य ऐसे कानूनी, सांस्कृतिक, सामाजिक, इसके असामाजिक और क्या कहते हैं उसको, गड़बड़ा रहा है वो हिंदी का, छोड़ दीजिए, उसको काट दीजिएगा। हाँ, पहले सोच लें। प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट रेफर्स टू लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। हाँ, इसी को पढ़ देंगे तब समझा देंगे, क्या वही अच्छा होगा। हाँ, तो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट क्या है, इसको जानने के लिए पहले मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट जानना जरूरी है। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट रेफर्स टू लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स इन विच अ प्रोजेक्ट आइडिया जर्मिनेट्स, स्ट्रक्चर्ड एंड लीड टू सक्सेस और फेल्योर। एक्चुअली अगर हम गौर से देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया जो है, जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेस है, उसमें ही हमको सोचना होता है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी में सोचना होता है। उससे इधर जाके अगर हम सोचेंगे तो उस तरह का प्रोजेक्ट सक्सेस होने की संभावना बहुत कम होती है। और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, संसाधन है, नियम कानून है, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हमें उस प्रोजेक्ट के आइडिया को डिफाइन करना पड़ता है, तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाता है। अगर हम उस इन्वायरमेंट पर उस फैक्टर्स के रूप में उसको नहीं, चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे थ्रेट्स हमारे सामने होंगे और उस वक्त प्रोजेक्ट प्रमोटर को सिवाय पैर पीछे खींचने से यानी बैक होने से कोई रोक नहीं सकता, यानी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक सकता है, फेलियर हो सकता है। जैसे लीगल फ्रेमवर्क आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायर्ड नॉर्म्स है उस पर आपने विचार नहीं किया और ये नहीं देखा कि हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में इस तरह का कोई कमी है जो उस कानून का उल्लंघन करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन करता है। उससे हम कैसे बच पाएंगे, स्किप कर पाएंगे, वो नहीं करके आप ओवरलुक कर दिया, यानी फुल कंप्लायंस विथ लॉ और लीगल फ्रेमवर्क नहीं हुआ आपके प्रोजेक्ट प्रमोशन का, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल कोई ना कोई उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा और ऐसे में अधर में प्रोजेक्ट रुक सकता है। तो प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट में हमारे सराउंडिंग्स में जो उपलब्ध संसाधन, कानून, नियम सब हैं, उसके मध्य ही प्रोजेक्ट आइडिया को हम जनरेट कर सकते हैं और उसको सही रूप जो है मूर्त रूप दे सकते हैं और अपने बिजनेस और प्रोडक्ट मार्केट को सक्सेसफुल बना सकते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो इसीलिए उसको प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसीलिए हमने डिफाइन करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स इन विच अ प्रोजेक्ट आइडिया जर्मिनेट्स, स्ट्रक्चर्ड एंड लीड टू सक्सेस और फेल्योर। समझ गए कि नहीं? उसी में वो बनता है, ढांचागत और मैच्योर होता है और आगे सक्सेस या फेल्योर के रूप में परिणाम सामने आता है। अगर आप ये इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रमोटर्स एंड देयर टीम एंड हिज टीम दैट हाउ दे डील विद दिस इन्वायरमेंट्स, how will they assess with the environment, how will they analyze these environments effects on project promotion,
है ना। इन तमाम बातों पे डिपेंड करता है कि आप उस इन्वायरमेंट के का पूरा एनालिसिस करो, स्टडी करो, उसका प्रोजेक्ट पर क्या क्या असर पड़ने वाला है, उससे हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख के अगर प्रोजेक्ट का आइडिया डिफाइन किया जाए, प्लान किया जाए, एक्सिक्यूट किया जाए और उसको मूर्त रूप दिया जाए तो सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रमोटर, उसके फोर्साइटनेस पर, उसके स्किल्स पर, उसके टीम के स्किल पर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो उसके ऑफिशियल्स हैं, उसके कलीग्स हैं जो इस तरफ प्रोजेक्ट के प्रमोशन में लगे हुए हैं, उन लोगों के अपना इंटरनल इंस्टिंक्ट क्या कहता है, स्किल क्या कहता है, उसके अनुसार से वो काम करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट प्रमोटर के टीम जो हैं उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वह इन इन्वायरमेंट के को कैसे मोल्ड करके अपने प्रोजेक्ट के फेवर में इन्वायरमेंट को लाते हैं और बेहतर ढंग से प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर पाते हैं। तो इसी सराउंडिंग्स को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। अब इसको पॉइंट रूप में हम लोग देखें कि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में कौन कौन तरह के फैक्टर्स हैं जो प्रभावी होते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम एक भाग में एक प्रकार का बता सकते हैं बांटकर। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप इसको सामान्य एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकिएगा कि आप किसी पर्टिकुलर शहर में, टाउनशिप एरिया में या उससे एडजेसेंट किसी लोकेलिटी में आप एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हो। तो लोकल बॉडी होगा, कोई म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कुछ भी तो होगा। तो उसके बिना इजाज़त के आप कर नहीं सकते, लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। तो वो सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लोकल, उन सबको आपको फॉलो करना होगा। उसी अनुसार से आपको डिसाइड करना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका सही लोकेशन साइट क्या होगा। ये तो साइट लोकेशन से रिलेटेड बात का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ऑब्जर्व करना है और उसके साथ कंप्लाइंस करना है। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा कि आपके इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा, होगा भी तो उसमें उसके सही करने के लिए जो होता है एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन या अदर टाइप का जो पॉल्यूशन है, गार्बेज वगैरह के वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप प्रॉपर जो कदम उठाने चाहिए वो टेक्निक्स आप या युक्ति आप लगाएंगे और प्रोजेक्ट के द्वारा सोसाइटी में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा उस सब को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे और उसको लॉजिकली आपको सेटिस्फाई करना होता है। फिर वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। तो इस तरह के लीगल फ्रेमवर्क जो लोकल अथॉरिटी और लोकल सत्ता है, कानून है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके साथ फुल कंप्लायंस हम हो पाएगा कि नहीं जिस प्रोजेक्ट पर हम विचार कर रहे हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट का आइडिया जर्मिनेट उसी रूप में होना चाहिए जो इन सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कॉप अप कर सके। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट जो हुआ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में हुआ, उसी इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट आइडिया जर्मिनेट होना चाहिए और आगे काम भी प्रोसीड प्रोजेक्ट प्रमोशन का होना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट है जो प्रोजेक्ट को प्रभावित करता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी, लोन फाइनेंसिंग पॉलिसी, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस किस प्रोजेक्ट को मिल सकता है। स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप का मदद इस प्रोजेक्ट को मिल सकता है कि नहीं, अगर नहीं मिल पा रहा है किसी कमी के कारण तो उसको रिमूव करके हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है।
है कि नहीं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का जो डिफरेंट पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रायोरिटी सेक्टर, किस सेक्टर को गवर्नमेंट जो है सो बढ़ावा देना चाहती है और उसमें सब्सिडाइज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इन तमाम रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी का प्रॉपर स्टडी करना और उसके साथ कंप्लाई करते हुए तब प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हुए, प्लान करते हुए और उसको मूर्त रूप में यानी सेटअप देना। तो ये सारा काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रोजेक्ट प्रमोटर इस मामले में की जानकार हो या उसका टीम जो है वो इस मामले का जानकार हो, एक्सपर्ट हो इस सब क्षेत्र में। अगर नहीं है एक्सपर्ट तो इतनी समझ अवश्य है कि इस तरह की बातें जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लेकर के किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, लोकल पॉलिटिकल सिचुएशंस। अब आप प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च कर रहे हो, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना वो लोकेलिटी कर रहा है, तो फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुरुआती दौर में 2 साल प्रोजेक्ट, साल 2 साल में प्रोजेक्ट का आपने काफ़ी खर्च कर दिया, अब बाद में चला कि पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से अब वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप वहाँ से अब हट के जाओ। जैसा कि आप सटीक एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, नैनो कार, टाटा का नैनो कार का सिंगुरी में सबसे पहले प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में गया था, तो वो काफ़ी काम आगे बढ़ाया जा चुका था, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस वगैरह काफ़ी आगे निकल चुका था और ममता जी जो है सो वहाँ जो सरकार पुरानी थी कम्युनिस्ट की, उसको उसमें शिफ्ट होने के सिचुएशन में ट्रांजिशन फेज में था, इसीलिए ममता जी उस कमज़ोर नफ्स को पकड़ करके कि किसान के साथ मिला करके और ये प्रोजेक्ट के, नैनो प्रोजेक्ट के विरुद्ध काम किया। नतीजा वहाँ से नैनो को, टाटा को हटा करके अब फिर गुजरात में ले जाया पड़ा। तो ज़रा सोचिए, टाटा तो स्ट्रॉन्ग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है और एक नया नोवेल प्रोजेक्ट प्रमोटर के साथ अगर कुछ हो तो वो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है कि उस कॉस्ट को बेयर कर सके, क्योंकि एक बार लॉन्च हो जाने के बाद फिर दूसरे जगह शिफ्ट करना काफ़ी लॉस वाला आइडिया हो सकता है। इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट वहाँ किस तरह का है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कहता है, तदनुसार हमें अपना प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए या साइट का चुनाव करना चाहिए। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अभी जिस कंट्री में हम प्रोजेक्ट को सेटअप देने जा रहे हैं उस कंट्री में इसका क्या इकोनॉमिकल पोजीशन है, इकोनॉमी क्या कहता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बूम है, रिसेशन है, किस तरह का इकोनॉमी इस वक्त किस फेज में है। अगर एक्सपेंशन फेज में है तो काफ़ी अधिक मदद मिल सकता है, आसानी से मार्केट से फंड आप इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगर मंदी का दौर है तो कोई भी कैपिटल बड़ा अवेयर हो करके तब कहीं देता है। तो पायलट प्रोजेक्ट या नो प्रोजेक्ट अगर आइडिया है आपका तो ऐसे में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना सहज नहीं हो सकता। तो हमें कंट्री के, जिस कंट्री में प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है उसमें ये भी देखना है कि इस प्रोजेक्ट आइडिया के वायबिलिटी के लिए जो उपलब्ध इकोनॉमी है वो इसके लिए अलाउ करता है कि नहीं, ये इजी होगा कि नहीं, आसानी से पूरा हो पाएगा कि नहीं। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं और उसके अनुसार ये करें। सोशल ट्रेंड एंड नीड्स, जब भी प्रोजेक्ट होना चाहिए तो सोशल रिक्वायरमेंट को देख के, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसके कंज्यूमर्स होने चाहिए, उसका डिमांड होना चाहिए, तभी ना प्रोजेक्ट सक्सेस होगा और मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव जो बिजनेस प्रोजेक्ट का होता है वो सक्सेस हो पाएगा। तो सोशल डिमांड क्या है, सोसाइटी की प्रवृत्ति क्या है। जैसे ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहता है। आप आज से 20 साल 25 साल पहले जाओगे तो होटल वगैरह का खाना उना लोग लाइक नहीं करता था, और आज के डेट में
ज़्यादातर इतना व्यस्त लाइफ हो गया कि भाई हार्ड वर्क करके ऑफिस से आया, खाना बनाने में आलस है, चलो पार्क होटल में खा लेते हैं, फलाना होटल में खा लेते हैं, ताज में खा लेते हैं। मतलब महीने के 15 दिन 10 दिन ऐसे लाइफ हो रहा है, आज मीटिंग है तो आज वो है। तो इस तरह का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। तो हमें जो लोग इस चीज़ को पहले ही भांप लेते हैं फोर्टसाइटनेस के वजह से, क्वालिटी की वजह से, तो वो क्या करते हैं, उसी तरह के प्रोजेक्ट में जो सर्वाइवल भी होगा और प्रॉमिसेबल भी होगा और वर्थवाइल प्रोजेक्ट होगा। तो सोशल डिमांड क्या कहता है, सोशल सेटिस्फैक्शन में कहाँ कमी है, जो हमारे पहले से उस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिजनेस के, उसमें लैकिंग्स क्या है, उसकी खामियां क्या है, यानी अनसेटिस्फाइड जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन में कमी कहाँ है, उन तमाम चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सोशल ट्रेंड और नीड को भी ख्याल रखते हुए, सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा मिल सकता है, उस लायक बातों को समझाते हुए, ताकि सोसाइटी के तरफ से कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़े, बल्कि सोसाइटी हमें बिल्कुल स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले इस प्रोजेक्ट को। इस पॉइंट को भी देखना चाहिए, यानी सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना। कंपटीटर्स एंड देयर मार्केट शेयर, जिस प्रोडक्ट आदि के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, सेटअप देने जा रहे हैं, स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में और भी मार्केट में पहले से कितने फर्म है, प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या हम उनके तुलना में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वह डिफरेंट होगा या उनके इक्विवेलेंट होगा, उनके कमी को दूर करते हुए होगा। तो हमें ये देखना होगा कि फिलहाल वो पुरानी कंपनियां, पुराने फर्म, पुराने बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के कितने हिस्से पे अपना पकड़ जमाए हुए हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है, और उस मार्केट शेयर को हम तोड़ के अपने प्रोडक्ट का मार्केट बनाना चाहेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, इन तमाम बातों का एनालिसिस जरूरी है। कौन कौन हमारे राइवल्स हैं और कौन कौन से हमको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, और उसकी कमज़ोर पॉइंट यानी वीक पॉइंट क्या है, इसका एनालिसिस करके तब हम उस अनुसार अकॉर्डिंगली अपने सुधार लाएं अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट में, अपने क्वालिटी में, तो वो सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। लीगल बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत लीगल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारा होता है कि भाई आप गौर करो, सपोज करो हम तो टीचर है, टीचर को एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नज़र आएगा तो ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसके पर्सनालिटी को सूट करता है, उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। तो स्वाभाविक है कि हमको कहा जाए कि एक मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ पे खोल दिया जाए, तो फिर लॉफुल जो लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि इतने किलोमीटर के अंदर में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फंस जाएगा मामला, है या नहीं। तो इस तरह से लीगल बैरियर्स, न्यू एंट्रेंट्स का एक बैरियर इस जगह, इस लोकेलिटी में है, तो फिर खोलना सोचना भी बेवकूफ़ी है, उस तरह का आइडिया भी दिमाग में नहीं लाना है। फिर दूसरे साइड, दूसरे लोकेलिटी में जहाँ पे लगता हो कि यहाँ एजुकेशन हब हो सकता है, उस जगह जा कर के साइट का चुनाव करना चाहिए। तो लीगल बैरियर्स इसको कहते हैं। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट भी करें, बिजनेस मेरा ऐसा एक्सपेंड होने वाला है कि अगर ये प्रोजेक्ट चल पड़ा तो फॉरेन मार्केट को भी ये पकड़ सकता है, कवर कप कर सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है कि भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि एक्सपोर्ट पर रोक लग जाएगा किसी कारण से, या सरकार उसको बढ़ावा देगी। ये सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि न्यू एंट्रेंट्स, अगर कोई नई कंपनी इस क्षेत्र में आती है तो उसको रिस्ट्रिक्शंस इतना, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आपके जिस सेक्टर में आप प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं फॉरेन के लिए भी खोल दिया। आज गौर कीजिए, मॉल की वजह से छोटा छोटा किराना और जनरल स्टोर्स वाली दुकान का बहुत सारा बिजनेस प्रभावित हो गया। बड़े बड़े मॉल्स होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनसे कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करते हैं, नतीजा जो है सो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते छोटे मोटे पूंजी वाले,
छोटे मोटे किराना जनरल स्टोर्स ये सब, या छोटे मोटे कपड़ा वाले जो शॉप सब के जो लोग हैं, वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी आसार प्रभावित हो चुका है वो। तो इस तरह के न्यू इंट्रेंट्स के संबंध में गवर्नमेंट का क्या बैरियर्स हैं, ये सब पॉइंट को भी देखना चाहिए। अगर वो भविष्य में ओपन हो जाएगा तो फिर हमारा कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे होगा, ये भी देखना होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है उसी में सोचना है। आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो सारा प्लानिंग 1 लाख रुपीज़ के अंदर होना चाहिए, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिस लोकेलिटी में आप प्रोजेक्ट स्टैब्लिश्ड करने जा रहे हो, उस लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर चाहिए होगा आपको, तो इस तरह के लेबर अवेलेबल है कि नहीं, इन तमाम पॉइंट्स को, तो अगर नहीं है तो वहाँ से कितनी दूर से हमको लाना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा दूर से लाना पड़ेगा तो कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह पर, ये तमाम बिंदुओं को, पॉइंट्स को, एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ता है। तब प्रोजेक्ट आइडिया इन तमाम पॉइंट्स को, फैक्टर्स को, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, लोकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट से प्रभावित ये फैक्टर्स है, जो अल्टीमेटली हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस में या तो सहायक सिद्ध हो सकता है या फिर उसको में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है और प्रोजेक्ट फेल्योर भी हो सकता है। तो इन सब को हम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके।